हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास प्रोग्राम आपके रूबरू। खास इसलिए कि हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि हमास अपनी शर्तों को डिक्टेट कर रहा है। जो जंगबंदी की बातें हो रही हैं उसमें कहीं कुछ उलझन है। फ्रांस से बातचीत अब पहुंचने वाली है कायरो, मिस्र की राजधानी। हमास के लीडर कायरो पहुंचने वाले हैं। इजराइल और अमेरिका का मीडिया मुसलसल इस बात को बता रहा है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमास की के जवाब का इंतजार है, हमास रिजेक्ट कर रहा है कुछ कंडीशंस को, लेकिन उधर इजराइल की तरफ से भी नेतन्याहू ये कहने के लिए अब भी तैयार नहीं है कि वो बड़ी तादाद में फिलिस्तीनी जो कैदी हैं उनको छोड़ देंगे या जंग पूरी तरह से बंद कर देंगे। आज जंग का 117वां दिन है। शेख मंजूर साहब से आज हम बात कर रहे हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो इस इलाके को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसके अलावा कुछ और इलाके में तब्दीलियां आ रही हैं। अमेरिका के जो फौजी अड्डे हैं सीरिया और इराक में, उन पर हमलों में पॉज की खबर है। जो इराकी रेजिस्टेंस फोर्स है उन्होंने पॉज करने का ऐलान किया है। उधर बाइडन कह रहे हैं कि हम भी जंग बढ़ाने के लिए जंग बढ़ाना नहीं चाहते। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि ये इस बार जंग बंदी होने में या जंग खत्म होने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है? बातचीत कहां अटकी हुई है? क्या कुछ है जो आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, एक बात तो क्लियर हो गई है। जो इजराइल इस जंग से हासिल करना चाहता था हमास के अटैक के बाद, वो पूरा नहीं हो रहा था। और एक दो तीन चीजें सामने आ गई है। इजराइल का जो था ग्रेटर इजराइल प्लान, वो फ्लैट हो गया, चकनाचूर हुआ। उसका कोई अब माने ही नहीं रहा है। ये साबित हो गया है, अगर लेफ्ट अलोन इजराइल हमास जैसे एक मिलिटेंट ग्रुप को साथ भी पूरी तरीके से कन्फ्रंट नहीं कर सकता है। और जैसे आपने कहा 117वां दिन है, अभी भी हमास, अभी 1 घंटे पहले जो रिपोर्ट आया है 3 और सोल्जर्स मारे गए हैं वहां पर। ये दिखा रहा है, इजरायली डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि 2-3 महीने लगेंगे, लेकिन हमें अंदाजा है उससे भी ज्यादा टाइम लगेगा। दूसरी बात जो ये लग रहा है, अब की बार इस सीज फायर में अभी जो इस्माइल हानिया ने कहा, उन्होंने कहा हम इस प्रपोजल को स्टडी करेंगे क्या ये हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि परमानेंट सीज फायर हो। वो नहीं चाहते हैं कि 3 हफ्ते का जो प्रपोजल दिया है, ये फिर जैसे पिछली बार 7 दिन के लिए हुआ, उसके बाद इंटेंस बॉम्बिंग हुई। वो नहीं चाहते हैं ऐसा कोई एग्रीमेंट हो जो 3 हफ्ते या 4 हफ्ते तक, 1 महीने की 1 महीने उसके बाद फिर, चूंकि वो टाइम इजराइल को कंसोलिडेट करने में मिलता है, अपने रिजर्व्स जो है उनमें जो खलबली मच गई है। तीसरी बात जो ये है कि इजराइल और उसके एलाइज, खासकर अमेरिका और दूसरे में दूरियां बढ़ गई है। हालांकि ये इनका लाडला है, बेबी है, फेवरेट बेबी है, उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये साथ आज ब्रिटेन से एक न्यूज़ ये भी आ रही है, उन्होंने इजराइल को थ्रेटन किया है कि हम पैलेस्टाइन स्टेट को रिकॉग्नाइज करेंगे। क्योंकि जो शर्तें ये रखता है प्राइम मिनिस्टर नेतान्याहू, वो इवन उसके अलाइज को भी मंजूर नहीं है। अब उसने एक प्लान रखा है कि चलिए, अगर हम इसके बाद किसी न किसी तरीके से वो गाजा में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस रखना चाहता है, जिसकी वो टूथ एंड नेल मुखालफत कर रहे हैं। तीसरी बात जो फलस्तीन स्टेट या फलस्तीन का जो दब गया था, दफन हुआ था, वो एक बार फिर जिंदा हुआ। और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अब सबसे ज्यादा
अमेरिका और इसके एलाइज ही ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है अगर वो नहीं हुआ है तो वो बार बार इजराइल को बचा नहीं सकेंगे। अभी आपने अपने इसमें बिगिनिंग में कहा है, अमेरिका इस वक्त इस जंग को तोल नहीं देना चाहता है, न इसको एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए वो ये भी कहा जाता है कि उसने ईरान को थ्रू थर्ड कंट्रीज ये मैसेज भी दी है कि वो किसी भी तरीके से इस मसले को, वार को एक्सपेंड करने की चाहत नहीं रहे, क्योंकि वो करता, अगर उनको लगा कि दूसरी पार्टी ओपोनेंट कमजोर है, ओपोनेंट को हम क्रश करेंगे, तो वो करता ऐसा। लेकिन अब उन्हें लगा कि एक तरफ जो है हूतीज ने जो महाज खोला वो उनके लिए बहुत परेशान कुन है, सबसे ज्यादा परेशान कुन वही बन गया है, क्योंकि उसने सारे सी ट्रेड रूट को बुला करके रखा, और इतना होते हुए अमेरिकन टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होते हुए भी वो किसी न किसी तरीके से एक दो जहाजों को अपना टारगेट बनाते हैं। ये इनको लगा कि एक बार ये यहाँ फंस गया, ये वियतनाम बनेगा इनके लिए। दूसरी बात, अभी जो जॉर्डन में इनके जो बेस पर हमला हुआ जिसमें 3 सोल्जर जख्मी और मारे गए और 25 जख्मी हुए, सीरियसली उसमें से है। ये इसको वार्निंग है कि लो ग्राउंड लेवल पर हो सकता है हुकूमतें इसके साथ ही, जो कि लोग और जो ग्रुप्स है वो इसको किसी न किसी तरीके से टारगेट बनाएंगे, क्योंकि अरब और दूसरे कंट्रीज में ये तासुर है कि जो कुछ भी जुल्म इजराइल कर रहा है फलस्तीनियन के साथ, उसके पीछे अमेरिका का हाथ है। और इसीलिए अमेरिका का CIA का जो चीफ है वो अभी कतर गया था या दूसरे कंट्रीज के साथ, कतर, इजिप्ट और इजराइल और दूसरे मुल्कों के साथ बात करने के लिए वो ये कोशिश कर रहा है कि जल्द अज जल्द जंग बंदी हो। अब जंग बंदी उनके लिए इस वजह से है, अमेरिका और इसके अलाइज की भी मिट्टी प्लेट हो रही है। यहाँ तक कि कुछ लोग कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अमेरिका को भी खड़ा करना चाहे, क्योंकि वो भी इक्वली वार क्राइम्स में इक्वली शामिल है। ये जो एक बड़ी कंट्री अपने आप को समझती थी डेमोक्रेटिक कंट्री, ह्यूमन वैल्यूज की वो रेस्पेक्ट करता है, उसका ये खुल गया, सारा पोल खुल गया। अब वो चाहते हैं किसी न किसी तरीके से इसमें रिगल आउट हो जाए, और इसीलिए वो बार बार प्रेशर करते हैं उसको, आप फाइनल करो, आप ये चीजें करो। साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि किसी न किसी फॉर्म में पैलेस्टाइन स्टेट को इस वक्त बनाने की जरूरत है। और यहाँ तक कि ये भी अब न्यूज आ रही है कि इजराइल भी इसके लिए तैयार है, लेकिन हो सकता है उनका जो कंसेप्ट है पैलेस्टाइन स्टेट का वो टोटली डिफरेंट होगा, वेस्ट या इस्लामिक कंट्रीज वो चाहते हैं। लेकिन बहरहाल वहां पर भी एक ये आई है, समझ आया है कि इसके बगैर इस मामले का कोई भी हल नहीं है। वो अब क्या होगा, उसके कंटोर्स क्या होंगे, उसके जो है बाउंड्रीज क्या होगा, उसका एरिया क्या होगा, उसकी क्या होगी, वो तो अभी लंबी बात है, उस पर तो महीनों और साल लग जाएंगे। लेकिन उसके बगैर ये अब यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज को ये समझ में आया, जब तक वो नहीं देंगे तो उनका जो इजराइल नॉट सेफ। अच्छा दूसरी बात इसमें एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, ये जो पैलेस्टाइन रेजिस्टेंस को कायम रखने में जितना रोल ईरान ने किया, इतना किसी भी मुस्लिम कंट्री ने नहीं किया है। जो भी इस वक्त ये वार का थिएटर है, फ्रॉम सीरिया, इराक, यमन, लेबनान और गाजा, उसमें सारा जो है सपोर्ट जो इन रेजिस्टेंस ग्रुप्स को दिया है वो ईरान ने दिया है, जिसकी वजह से आज जो है फलस्तीनियन इशू जो है जिंदा है, वरना इसको दफनाया होता है दूसरे कंट्रीज में मिलके। अच्छा शेख साहब, ये जो एक बड़ा गैप नजर आता है
अमेरिका ये कहता है कि हम जंग को बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन ईरान ये कहता कि अगर वाकई अमेरिका जंग को ना बढ़ाना चाहे या ना चाहता तो वो इजराइल को हथियार देने बंद कर देता। वो हथियार देने बंद तो करता नहीं है। और दूसरी तरफ फिलिस्तीन का जो फॉर्मेशन होगा, कैसा होगा, उसमें भी बहुत बड़ा गैप है। जो जो अमेरिका या इजराइल अगर कभी कुछ सोचते हैं उसमें कि वादे करो और भूल जाओ, और इधर रियलिस्टिक तरीके से फिलिस्तीन को कायम करने की बात है। और अब तो हमास की तरफ से यह कहा गया है कि अब पूरा इजराइल खाली हो और फिलिस्तीन वापस हो। तो ये जो बहुत बड़ा गैप है, ये तो बहुत आपको कैसा लगता है कभी कवर होगा? देखिए, पहली बात ये जो आई है, जो आर्म सप्लाई की बात आई है, हालांकि इसका डिनायल भी आया है ये, लेकिन मैं अभी रिसेंटली 2 दिन पहले मैं एक यूरोपियन पेपर ही पढ़ रहा था, इन्होंने वर्चुअली पॉज किया है इसके लिए। हालांकि उन्होंने कहा हम नहीं करना चाहते हैं, वो प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर वो इस्तेमाल कर रहे हैं इजराइल के, ताकि वो इस बात पर राजी हो जाए जो उन्होंने कंडीशंस रखे हैं, सीज फायर की कंडीशन रखी है या इसी पैलेस्टाइन स्टेट की कंडीशन, उस पर राजी हो, वरना वो अभी तक राजी नहीं हो रहा था। यही वजह है अब नेतान्याहू भी एटलीस्ट ये एक्नॉलेज कर रहा है कि पैलेस्टाइन स्टेट हो। वो पहले उसने कहा नहीं बिगनिंग में, लेकिन बाद में इस पर वो राजी हो गया, हाँ जी है। लेकिन आज जैसे आपने कहा है कि पैलेस्टाइन, ये जो एक बात जो है दफन हुई थी आज से 20 साल पहले, उसके बाद जो कुछ भी इजराइल कर रहा था, मनमानी कर रहा था, सेटलमेंट्स कायम कर रहा था, वेस्ट बैंक में भी अंदर दाखिल हो रहा था, आए दिन उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा था और इस पर बात भी कोई नहीं कर रहा था। ये जबानी एक रहा था, सिंबल जैसा रहा था। लेकिन अब इस मसले में जो आ रहा है, इसमें अभी पहला ये है, और हर एक जो पार्टी अपनी अपनी डिमांड रखेंगी, जब नेगोशिएशन टेबल पर आ जाएगी तो कहीं ना कहीं इसमें कोई फार्मूला इवॉल्व हो। जैसे मैंने कहा, ये एक दिन में नहीं होने वाला है। पहले इस सब्जेक्ट को, इस कंसेप्ट को मानना भी अब इजराइल के लिए यानी कि मजबूरी समझिए, रियलिटी इसके लिए ये है कि इसके बगैर कोई चारा नहीं है। उसने अब मान लिया है कि पैलेस्टाइन स्टेट ही अगर उसके सेफ बॉर्डर्स रहे तो उसके लिए उसको पैलेस्टाइन स्टेट देनी पड़ेगी। अब उसमें क्या रहेगा, उसका वजूद किस तरीके से रहेगा, कैसे दो जो है गाजा और वेस्ट बैंक को मिलाया जाए, किस तरीके से कनेक्टिविटी इसमें किया जाए, या क्या इतना ही एरिया पैलेस्टीनियंस को पास रखेंगे जैसे पैलेस्टीना कहते हैं, और जेरूशलम का क्या होगा, इस जेरूशलम का क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि सारे इंटरनेशनल कम्युनिटी या यूएन रेजोल्यूशन जो है, जिसमें 268 सबसे अहम है, उसमें ये कहा गया है कि जेरूशलम विल बी द कैपिटल ऑफ द पैलेस्टीनियन स्टेट। उस पर कोई नेगोशिएशंस नहीं होंगे। ये सारी चीजें मिला के हमें एक तो शुरुआत हो रही है, लेकिन इसके साथ जो इसके अभी जो एट्रोसिटीज का आलम है, उससे कोई उसका अनप्रेसिडेंटेड है, वो इतने कंडेमेबल है जिसका कोई अंदाजा ही नहीं है। अभी ये इनको भूखे मारना चाहते हैं। और अच्छा इसमें जो हमास की तरफ से कहा जा रहा है, जो 2 मेजर कंडीशंस वो रख रहे हैं, वो ये कि जंग पूरी तरह से बंद हो और इजरायली फौजी इजराइल पूरी तरह से गाजा खाली करें, तब हम फौजियों जो कैदी हैं, फौजी हैं, सिविलियंस हैं, उनकी अदला बदली की कोई बात हम करेंगे। तो ये जो 1 महीने का पॉज, 45 दिन का पॉज, 2 महीने का, तो उसमें और इसमें बड़ा फर्क है। और अब क्या आपको ऐसा लगता है कि चूंकि निगोशिएशन में भी तो एक तरह से वॉर ऑफ नर्व्स है कि वो इस बात पर इतने लंबे अरसे से टिके हुए हैं, वो अपना रुख नहीं बदल रहे, तो अब आपको क्या लगता है कि वो गैप कम होगा? उधर इजराइल में हुकूमत गिराने की बात भी कही जा रही है और प्रोटेस्ट रोजाना चल रहे हैं। इसमें कहां
बात कुछ बनेगी? क्या आपको क्या लगता है, प्रैक्टिकल क्या है? कायरो में अब बात होगी तो उसमें क्या नतीजा आ सकता है? देखिए, ये डू और डाई बैटल है फॉर एटलीस्ट फॉर हमास और फलस्तीनियंस के लिए। जो जितनी कुर्बानी इतने दी है, उन्होंने दी है, उसका कोई अंदाजा ही नहीं है वर्ल्ड हिस्ट्री में। रिसेंट अगर देखोगे, जो 28-30 हजार लोग मरे, 70,000 के कुछ लोग मिसिंग है, यानी कि अंडर डेब्रीज है, और जो डिवास्टेशन है उसका कोई अंदाजा नहीं है। अगर इसके बावजूद वही, और प्लस पॉइंट इसका ये है कि 4 महीने हो गए, होने वाले हैं, अभी भी दे हैव नॉट गिवन अप। ये इन्होंने अपनी रेजिस्टेंस, अपनी जो स्टेडफास्टनेस है, उस किस तरीके से वो इन हालात में भी टिके हुए हैं और हर दिन मुकाबला कर रहे हैं, इन्फ्लिक्ट इंजरीज कर रहे हैं, उनको इजरायली सोल्जर्स को मारते भी ये इनके। और इजराइल जैसी कंट्री जो एक स्मॉल कंट्री है, उसका जिस तरीके से इसको शेक किया है, इस जैसे आपने कहा वार ऑफ नर्व्स है, वार ऑफ नर्व्स सचमुच ये है। इससे साइकोलॉजिकल असर, जो इजराइल अपने आप को दुनिया में इसकी इमेज अनइमेजिनेबल, कहते ये कोई ऐसी कंट्री है जिसको अनडिफीटेबल है, एक छोटे से ग्रुप ने उसको, वो जो कहते हैं ना लोहा चबाना, जो है चबाया इस तरीके से। अभी उनको समझ में ही नहीं आता है कि किस तरीके से रिगल आउट हो जाए। अब इजराइल को, जैसे हम पहले भी कह रहे थे, अगर वो जंग वापस लेंगे तो इट्स ए ह्यूमिलेटिंग डिफीट फॉर देम। वो इसलिए फेस सेवर चाहते हैं। फेस सेवर कैसे होगा, इस सिचुएशन में है ही नहीं। या तो जंग, अच्छा ये हमास का जेन्युइन ये दावा है, यानी कि डिमांड है, ये क्या आप कहोगे 1 महीने या 1.5 महीने के लिए पास करोगे फिर जंग? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने होस्टेज को वापस लेंगे, फिर क्या गारंटी है फिर नहीं हो जाएगा? अभी ताजा खबर एक आई है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया है, जिसे इजरायली मीडिया ने भी बताया कि अभी तक इतनी लंबी जंग होने के बावजूद गाजा में टनल्स का नेटवर्क 80% इंटैक्ट है, बाकी है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ये बात खुद इजरायली मीडिया कह रहा है। तो अब ये अमेरिकन के लिए भी तो फेस सेविंग की जरूरत है, जिन्होंने सपोर्ट किया था। सारे यूरोपियन लीडर्स आए थे जंग शुरू होते ही, वो इजराइल को नहीं बचा पा रहे। तो अब इसमें क्या आखिर, देखिए, वो जो मैं अक्सर कहता हूं कि ईरान का नजरिया पूरी तरह से इजराइल खत्म, बाकी फिलिस्तीन रहे। अमेरिका का नजरिया इजराइल बाकी रहे, फिलिस्तीन भी नाम के लिए रहे। इजराइल का नजरिया हमारी फौजी प्रेजेंस रहे। और एक अभी कल एक वो आया था कि जिस तरह से वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी अथॉरिटी है, तकरीबन इसी तरह की कोई चीज यहां भी बना दी जाए। तो ये नजरिए का टकराव और हल का फॉर्मूले में इतना बड़ा फर्क, वो कैसे कैसे एडजस्ट हो पाएगा, क्या होगा? ये एक बड़ा ये तो बिगिनिंग में ये जो है, बेसिकली अगर हम देखेंगे जो कंसेप्ट था 2 स्टेट फार्मूला का, उस वक्त ये था कि इनको ये दीजिए, लेकिन ये था कि इट विल हैव कंप्लीट इंडिपेंडेंस, फुल उनके पास अपना रहेगा। लेकिन साथ साथ ये भी रहा, इसमें सबसे ज्यादा बदमाशी जो की है वो वेस्ट ने किया है। वेस्ट अपना प्रपोजल देता है, लेकिन अपने मफादात के लिए उन्होंने ही इस पर न जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा है, जिसकी वजह से, हालांकि एक दौर आया था प्रेसिडेंट ओबामा के टाइम, जो उसके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जॉन कैरी, वो अपने दौर में 5-4 साल के दौर में 12-15 बार गए। इसको वो हमेशा ये कहता था ये कीजिए, यही एक वाहिद हल है फलस्तीन इशू को। लेकिन चूंकि उस वक्त जो था यही नेतन्याहू, इसी ने उसको, यानी कि उस वक्त शायद आपको खुद पता है, उस वक्त ओबामा और वो फ्रेंच प्रेसिडेंट था, उनके वो जो उनके माइक में जो बात हुई, वो टेप भी हुई, वो कह रहे थे इसने हमारे लिए सरदर्द
खड़ा किया है। वो मानता ही नहीं था, चूंकि मानने की ये वजह थी, इसको पता था इनको मुझे तो रखना ही है, चाहे मैं इसके बगावत भी क्यों न करूंगा इनके खिलाफ, लेकिन रखना है। यही बात जो है, अगर अब की बार अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज सीरियस हो और जेन्युइनली वो चाहते हैं कि पैलेस्टीनियन स्टेट बनाने हैं, तो उनको पूरी जैसे एक मुकम्मल आज़ाद इंडिपेंडेंट स्टेट होती है, उसके जो फीचर्स है उनको पूरा करना पड़ेगा, वरना ये मुसीबत हमेशा इजराइल के लिए है। इजराइल फिर हमेशा वो नहीं आ जाएंगे। आज देखिए, आज नौबत यहाँ तक आई है कि अमेरिका चाहता है इसमें ज्यादा जंग को फैलाना की कोशिश, क्योंकि उसको पता है उसके कई जगह जो इन्वॉल्व है उससे यूरोपियन इकोनॉमी तबाही पर है। जर्मनी विच वॉज द बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ यूरोप आजकल सफर कर रहा है, 1% से भी कम है इनकी ग्रोथ। ये सारी चीजें देखकर वो नहीं चला सकेंगे, इस हर जगह अपने जो है मनमानी नहीं कर सकते हैं। उनको कभी कभी पब्लिक प्रेशर भी आना पर भी आते हैं। दूसरी बात, उनको इलेक्शन है। इतना होते हुए भी आज लग रहा है अगर ट्रंप और बाइडेन के मुकाबला होगा तो ज्यादा चांसेस है ट्रंप को बनने के। लेकिन ट्रंप ने इस इजराइल को और एम्बोल्डन किया था। उसने जेरूसलम को राजधानी माना, अपनी एम्बेसी वहां पहुंचाई। तो ऐसा लगता है कि अमेरिका ने खुद खेल खराब किया हुआ है इसको, और खेल खराब किया। अब उसमें और इसमें क्या फर्क है? इन्होंने वहां पर ही रखा। पहले ये कह रहे थे जब बन गया तो ये कह रहे थे कि शायद वापस, इन्होंने भी उसको वहीं रखा। उन्होंने भी जिस तरीके से बिगिनिंग में इस वार में जो बाइडेन ने सपोर्ट दिया उनको और कहा इसको खत्म करो, यही कहा कि इसको हमें इसको खत्म करने की जरूरत है, एंड वी विल डू इट एंड वी विल फॉर्म आवर ओन गवर्नमेंट, यही बाइडेन कहता है। और यही 4 महीने के बाद कहता है नहीं अब आप निकलो वहां से। ये वक्त के जो है ना सिचुएशन के साथ से। और अमेरिका इसमें ये करना चाहता है कि ही वांट्स टू प्ले रोल ऑफ ए किंग मेकर, कि मैंने ये कहा है, मैंने उनको इस पर इम्पोज करा है कि आप ये मानो, वरना वो उनके साथ ही है, अभी भी उन्हीं के साथ है। जी शेख मंजूर साहब, मैं अब दूसरी तरफ आपको ले जाना चाहता हूं। जब से इजराइल फिलिस्तीन जंग शुरू हुई है और जॉर्डन में अमेरिकी फौजियों पर हमले तक तकरीबन 120 हमले हुए हैं अमेरिकी फौजी अड्डों पर, इराक और सीरिया में। और मैं ये जो जॉर्डन में हुआ है, ये बिल्कुल उसी पॉइंट पर हुआ है, अल तनफ के आसपास, जहां सीरिया, इराक और जॉर्डन का बॉर्डर मिलता है। ये टावर 22 है जिस पर यह हमला हुआ है। इसके बाद बाइडेन से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम जंग बढ़ाना नहीं चाहते, यानी तकरीबन ऐसा इशारा दिया कि हम जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। साथ साथ ही एक खबर इराक से आई है, उन्होंने कहा है कि अभी हम फिलहाल इराक की सरकार के रिस्पेक्ट में हम अमेरिका के खिलाफ जो हमले थे हम उन्हें अभी रोक रहे हैं, पॉज कर रहे हैं, लेकिन हम फिलिस्तीनी मजलूमों का साथ देना जारी रखेंगे। इन दोनों को, खबरों को मिला के आप क्या समझ रहे हैं? क्योंकि बातचीत चल रही है अमेरिका और इराक के बीच में कि अमेरिकी फौजें वहां से वापस चली जाएं। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, अमेरिका को ये रियलाइज हुआ, चाहे हुकूमतें जो हैं, लोकल हुकूमतें जो है, चाहे वो अरब में जो है, वो शायद उसका पूरा साथ भी अगर दे, लेकिन वहां पर जो अब रेजिस्टेंस ग्रुप्स है, जैसे इराक में अब है या सीरिया में है या हिजबुल्लाह वहां पर है, इनको वो कंट्रोल नहीं कर सकता है। उसने ये देख लिया, इतनी बड़ी पावर और कोलेशन बनाई है तकरीबन 35 to 40 कंट्रीज का, जो वहां पर जो है सी रूट को सेफ रखने के लिए। डिस्पाइट दैट वो एक होती है, वो भी कोई गवर्नमेंट तो नहीं है, एक तरीके से गवर्नमेंट नहीं है, होती के हमलों को वो पूरी तरीके से रोक नहीं सकता। और जैसे आए दिन जो अब उनको वल्नरेबल बन गए हैं, चाहे वो इराक है, चाहे वो सीरिया है, चाहे वो जो कुर्द का जो एरिया है ना, जो
कंट्रोल में है किसी तरीके से ही, या जॉर्डन जॉर्डन जो अमेरिका का क्लोज अलाइज, वहां पर हमला होना, क्योंकि कोई गारंटी नहीं दे सकता लोगों में। जो जब ये लोगों के लेवल पर आ जाएगा तो हुकूमतें भी फेल होती है। आप ये एक इनकलाब है, ये एक रिजेंटमेंट जो है सारे अरब वर्ल्ड में फैली हुई है। इसमें आज इसका जो नमूदार हो रहा है जॉर्डन में, कल ये किसी और कंट्री में हो जाएगा। इसलिए उनको ये रियलाइज होने लगा है कि जितना हम इसको, उनके लिए तबाही है, वो इस वार से बचना चाहता है। अच्छा शेख साहब आपने कहा कि हूथी सरकार नहीं है। 2015 से वो एक सरकार के तौर पर बिहेव कर रहे हैं और जंग बाकायदा लड़ रहे हैं सऊदी अरब और उसके साथ जो एक कोलिशन बना था। और क्या जिसका राजधानी पर कब्जा हो, जिसका मेजर इलाके पर हुकूमत हो, उसे हुकूमत माने, या यूनाइटेड नेशन ने एक हुकूमत जो रियाद से काम करती है, कभी कभी अदन में कुछ लोग नजर आते हैं, उसको सरकार माने? ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि जैसे हमास की सरकार नहीं मानी अमेरिका ने, ये भी ना माने नॉन स्टेट। हाँ, इसमें थोड़ी बहुत फर्क है। हाँ, एटलीस्ट बातचीत चल रही है उनके साथ, जो हादी गवर्नमेंट और इसके सऊदी दूसरे पार्टनर्स है इसमें। इवन यूनाइटेड नेशंस इन बातचीत में इन्वॉल्व है उनके साथ, कोई वया मीडिया करेंगे। और जिस हुकूमत की आप बात कर रहे थे अदन से, जो हादी चला रहा था और जिसको बैकिंग थी सऊदी अरब और यूएई की बैकिंग है, उसका नाम आप पिछले जब से ईरान और सऊदी अरबिया के दरमियान एग्रीमेंट हुआ है, उस हुकूमत के बारे में अब उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि उनको भी पता है वो गवर्नमेंट इतनी रही, वो एक टिटुलर गवर्नमेंट एक रही है, नॉमिनल गवर्नमेंट जिसका कोई वजूद ही नहीं है, जिसको खड़ा करके रखा था किसी जगह पर, क्योंकि उसका कोई इफेक्टिवनेस ही नहीं दिखाई गई। क्योंकि जो भी बातचीत हो रही है वो हूतीज के साथ हो रही है, यूनाइटेड नेशंस है, उसमें सऊदी अरब है या और भी फैसिलिटेटर्स है, उसमें ओमान ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है। ये तो उसमें उसका कोई रोल ही नहीं है इतना। हाँ, ये रखा है कि उस वजह से उसको रखा है, लेकिन अगर आप देखेंगे फाइनल सेटलमेंट विल बी विद हूतीज, नॉट विद हादी, क्योंकि हादी उनके इत्तेहादी है ही, और इसमें यूनाइटेड नेशंस भी इन्वॉल्व है इन टॉक्स में। इसलिए ये एक चीज है कि जिसका ये है पावर है, जो उन्होंने मनवाया अपने आप को, उन्होंने किया, क्योंकि जो पहले उनका जो था, जो एक कोलिशन बनाई थी सऊदी ने, जो वो भी शायद 15-20 कंट्रीज की बनाई, 30 कंट्रीज की बनाई, एक बनाया जिसमें वो जनरल राहिल शरीफ जो था पाकिस्तान के, जो फॉर्मर आर्मी चीफ थे, उसको हेड बनाया था। वो कुछ कर ही नहीं सके। जी जी। तो अब तो अमेरिका और बरतानिया भी रेड सी में आने के बाद खुद शायद पछता रहे होंगे, जिन्होंने हमले किए, और उसके जवाबी हमले मुसलसल जारी हैं हूथियों की तरफ से, और वो किसी तरह से रुकने का नाम नहीं ले रहे। बहुत बहुत क्या किया था इन्होंने, दो चीज इन्होंने समझा, हम उसको 4-5 बार अटैक करेंगे, मिसाइल अटैक करेंगे, वो घबराएंगे, उससे पछता, लेकिन उनमें ज्यादा डिटर्मिनेशन आई। डिस्पाइट ये इन्होंने भी कहा हम नहीं करेंगे, इतना जो है रोके है, और उनको इंटरनेशनल प्रेशर है सारी कंट्रीज का, भैया आप क्या कर रहे हो, इससे तबाही हो रही है, आप तो करोगे, छोटे कंट्रीज जो है इनकी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी इससे। जैसे अभी देखा आपने पिछले 10 दिन के अंदर क्रूड ऑयल का भाव जो है $10 बढ़ गया। जी। वो इसी वजह से बढ़ गया, जब रूट सेफ नहीं है, लॉन्ग टाइम लगेगा। अरे वो ये इतना आसान नहीं है वार को, ये नहीं है यूक्रेन में एक जगह है, दोनों वहां भी गुंदुम की प्रॉब्लम इतनी हुई थी कि दुनिया को फेस करना पड़ा, मेजर क्राइसिस फेस करना पड़ा, गुंदम स्कैरिसिटी होने लगी, अफ्रीकन कंट्रीज को फेस करना पड़ा, फिर इसको टर्की ने मीडिएट करके कुछ गुंदम उसको बाहर की कंट्रीज को सप्लाई कराने की कोशिश की। ये चीजें आसान नहीं है। यानी जब मजलूम उठ खड़ा हो मजबूती से, जो हमास ने भी दिखाया और हूथियों ने भी दिखाया, जिनको कोई सीरियस नहीं लेता था, अब दुनिया की इकोनॉमी पर, उनके
फैसले असरअंदाज हो रहे हैं। हमास जब तक फैसला जंग बंद करने के लिए नहीं करेगा तब तक ये जंग बंद नहीं होगी। जब तक हूथी ये नहीं देखेंगे कि गाजा के रास्ते खुल गए, गाजा जंग बंद हो गई, तब तक ये रास्ते बंद रखेंगे। और अब तो खबर उधर से भी है, मेडिटेरेनियन से भी, वहां भी बंद करने की कोशिश हो रही है। तो एक तरह से बेचैनी पूरी दुनिया में सिर्फ इसलिए कि इजराइल को बचाना है। इजराइल को बचाना क्या इस कीमत पे जरूरी है, ये दुनिया को सोचने समझने की जरूरत है। देखिए, इसमें एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, अब जंग की नबीयत आप देखिए। हाँ, अब हो गए तकरीबन 4 महीने होने वाले हैं। अब नबीयत है, अब ये जो है हमास को डिसाइड करना है क्या वो रेडी है सीज फायर के लिए। अब इजराइल को ये नहीं करना है। जी 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 जी, अब फैसला हमास के हाथ में है। हाथ में है। जी वो जी बहुत जी, इम्पोर्टेंट, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी तब्दीली है, जिसको वो समझ रहे थे कि हफ्ते 2 हफ्ते में खत्म कर देंगे। 4 महीने हो गए और अब फैसला उसके हाथ में है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।